नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन विनायक मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और उस टॉपिक का नाम है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। बेसिकली ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम जानेंगे इसे बहुत ही सरल भाषा में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या दोस्तों इसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। जैसा कि आपको वर्ड से काफी कुछ प्रतीत हो रहा होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मींस पेशेंट हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में रहने के दौरान मींस पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसी दौरान अगर मान के चलो उसे कोई इन्फेक्शन होता है तो वह कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान पेशेंट में होने वाले इन्फेक्शन को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उस टाइम पे उसको यदि कोई इन्फेक्शन होता है, आपने कई बार इस बात को सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे किसी डिसीज को लेकर और कुछ दिन के बाद पता चलता है जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं 4 दिन 6 दिन के बाद में, तो उन्हें मालूम चलता है कि उन्हें कोई और इन्फेक्शन भी हो गया है। अगर इस तरह की कंडीशन है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। HAI मोस्ट अकर्स। ठीक है, कब होता है ये? आ रहा है दोस्तों समझ में? कब होता है मेनली ये? तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद में। समझ में आया दोस्तों आप सभी को कि ये होता कब है? तो अगर मान के चलो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो उसके 48 घंटे के बाद यह इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद। मैंने आपको अभी बताया भी कि कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद 2-3 दिन के बाद वह कहता है कि उसे कुछ और सिम्टम्स आने लगते हैं और जब वह जाके दोबारा से चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि कोई अन्य इन्फेक्शन भी उसको हो गया है। तो यह इन्फेक्शन होगा कब? तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद या हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद होगा। दूसरी चीज कि 3 days आफ्टर डिस्चार्ज मीन्स जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा उसके 3 दिन के बाद। देन लास्ट में हम देखें सर्जरी या ऑपरेशन के 30 days के बाद मीन्स 30 days आफ्टर सर्जरी। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके 30 दिन के बाद भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यह होता कब है। तो सिंपली आप कह सकते हैं 48 आवर्स के बाद में होता है, एडमिट होने के, डिस्चार्ज होने के 3 days के बाद हो सकता है और सर्जरी होने के 30 days के बाद यह इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉजेस। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों होता है आखिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पुअर हैंड हाइजीन। अगर मान लीजिए सही तरह से हाथों की साफ सफाई नहीं की जाती, वह पर्सन के द्वारा भी हो सकता है, स्टाफ के द्वारा भी, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। अगर स्टाफ भी प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करते तो आसानी से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। और पेशेंट खुद अगर पेशेंट प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करता है तो भी ऐसी कंडीशन होगी कि जिसके कारण उसे यह इन्फेक्शन हो सकता है। कि कई बार होता है पेशेंट एक जगह से दूसरे जगह में जाता है हॉस्पिटल में, वॉशरूम के लिए गया या और किन्हीं चीजों के लिए गया, तो भी कई सारी चीजों को टच करता हुआ जाता है तो उसके कारण वह इन्फेक्शन आसानी से उसको हो सकता है। तो पुअर हैंड हाइजीन, अगर हाथों की सही तरह से साफ सफाई नहीं की जाती तो उसके कारण यह इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इनएडिक्वेट स्टेरलाइजेशन मींस अगर जो भी चीजों का उपयोग किया जा रहा है, जो भी इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है, वह चीजें अगर ढंग से स्टरलाइज नहीं है या स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है उनका, तो भी ऐसे में इसके होने का रिस्क अधिक रहता है। फिर है इन्वेसिव डिवाइस, जैसे कि आईवी इन्फ्यूजन वगैरह। अगर मान के चले कि आईवी इन्फ्यूजन वगैरह भी दिया जा रहा है और उसकी प्रॉपरली केयर नहीं की जा रही है, सपोज मान के चलिए अगर कैनुला लगा हुआ है, लंबे समय तक लगा है, कैनुला को चेंज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी यह हो सकता है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। अगर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है जहां पे पेशेंट है वह स्वच्छ नहीं है, प्रदूषित है, तो उसके कारण भी यह हो सकता है। देन है
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, समटाइम्स दोस्तों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण भी हो सकता है। तो यह था दोस्तों कॉजेस। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ HAI या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होगा एट्रोजेनिक, दूसरा होगा एक्सोजीनस और तीसरा होगा एंडोजीनस। तो हम एक एक को जानते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं एट्रोजेनिक। तो एट्रोजेनिक क्या होगा दोस्तों, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान अगर मान के चलो कोई पेशेंट है जिसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और उसी टाइम पे उसको इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग एट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहेंगे। सेकंड आते हैं दोस्तों एक्सोजीनस इन्फेक्शन। अब एक्सोजीनस क्या होगा, किसी व्यक्ति के एक्सटर्नल पार्ट्स या बाहरी हिस्सों में होने वाले इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोजीनस इन्फेक्शन। इस तरह के इन्फेक्शंस में कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो मोस्टली टिटनेस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। तो यह जब कोई इन्फेक्शन एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा तो ऐसे इन्फेक्शंस को हम कहेंगे एक्सोजीनस इन्फेक्शन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एंडोजीनस इन्फेक्शन। एंडोजीनस इन्फेक्शन मींस, एंडो का मींस होगा इनसाइड। तो यदि किसी व्यक्ति में या पेशेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में अफेक्ट कर रहे हैं और अगर वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो उसे दोस्तों हम लोग एंडोजीनस इन्फेक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब वह कौन कौन से इन्फेक्शन है मोस्टली जो हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती के दौरान होते हैं या हॉस्पिटल से पेशेंट में होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है दोस्तों आपका UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सेकंड है दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मींस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। देन है दोस्तों न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी इसके कारण हो सकता है। टिटनेस मैंने आपको भी बताया भी था, टिटनेस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों HIV या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। सम स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सेप्सिस हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस। ये सभी के सभी वह इन्फेक्शन है दोस्तों जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान हो सकते हैं, या कॉमन HAIs की कौन कौन से कॉमन इन्फेक्शन है जो होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन। अब इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें, सही तरह से हैंड वॉशिंग करें। देन है प्रॉपर यूज ऑफ PPE, मींस जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, उसके बाद आपका शूज कवर हो गया, गॉगल्स हो गए या फेस शील्ड हो गया। तो जो भी चीजें हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इनका सही तरह से उपयोग किया जाए। इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट, हम पेशेंट की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। उसे हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए कह सकते हैं, उसकी बेहतर डाइट को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें भी करके हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर स्टरलाइज टेक्निक्स का उपयोग करना, मीन्स हम जो भी वर्क हॉस्पिटल में कर रहे हैं पेशेंट पे, उन सभी पे हमें स्टरलाइज टेक्निक्स का उपयोग करना है जिससे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर ना हो। देन प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें हॉस्पिटल में प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। मींस जितने भी तरह के वेस्ट हॉस्पिटल से निकलते हैं उनको किस तरह से सेग्रीगेट करना है, इसको भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको मैनेज किस तरह से करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उस पर भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। देन है वैक्सीनेशन ऑफ स्टाफ, स्पेशली हेपेटाइटिस B हो गया और BCG एडल्ट वैक्सीन, इनको इससे वैक्सीनेट किया जा सकता है। देन है इन्फेक्टेड पेशेंट को आइसोलेट रखेंगे। तो हम सभी जानते हैं इसके लिए प्रॉपर आइसोलेशन यूनिट होना चाहिए जिससे कि कोई इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे व्यक्ति में ना हो। प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन बेड्स, तो पेशेंट के जो भी बेड है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए जिससे अगर एक पेशेंट कफिंग स्नीजिंग कुछ भी करता है तो उससे दूसरे पेशेंट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देन है क्लीनिंग के समय प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट, मींस जब भी हॉस्पिटल की क्लीनिंग हो रही तो उसमें डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग सही तरह से करना चाहिए। फिनाइल हो गया, डेटॉल हो गया,
इनसे प्रॉपरली मोप करना चाहिए या पोछा करना चाहिए, जिससे कि यह इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, आपको यह टॉपिक अगर समझ में आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।